सर अच्छे हैं। गुड इवनिंग सर। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड अच्छे हैं इवनिंग, सर। गुड इवनिंग पर अंजलि, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मीना। चलिए, आई होप सब फिट एंड फाइन है। यस यस सर। यस सर। सर यस सर। यस सर। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज की क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि हम लोगों ने ना कोई भी नया टॉपिक डिस्कस तो हमें करना नहीं है आज। अपन लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे आप लोगों के ओपन डाउट सेशन, है ना। यस सर। चलिए, तो आप लोगों का लास्ट क्लास में रिडॉक्स खत्म हो चुका है बेटा। रिडॉक्स में सबको क्लियर है? रिडॉक्स, गुड इवनिंग मधुकर, सक्षम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, तो रिडॉक्स में अंजलि माइक ऑफ करो बेटा। चलिए, तो हम लोगों ने रिडॉक्स तक तो बात कर ही ली थी। यस सर। किस चैप्टर में मेजरली मुझे बताओ कि डाउट आ रहा है आप लोगों को, ये बताओ पहले। सर हाइड्रोकार्बन। ऑर्बिटल वाला बता दो। क्या बेटा? वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, जैसे O2 का है, O2 पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है, वैसे। O2 का स्ट्रक्चर कौन सा बनता है बेटा? रकीमा, O2 का कौन सा स्ट्रक्चर बनने लग गया बेटा? O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, इनके स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं। स्ट्रक्चर बनते हैं जैसे NH3 का, ठीक है, PsPCl5 का, इनके स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो इसके लिए वेस्पर पढ़ाया था, याद आ रहा है? वेस्पर थियरी। उस टाइम नहीं थी, मैं नहीं करती थी उस टाइम ज्वाइन क्लास। अच्छा अच्छा, तो वेस्पर थ्योरी के लिए ना बेटा एक बार आप ऑनलाइन, मेरा लेक्चर है वो आप एक बार चेक कर लो। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ऑनलाइन अवंती पर ना लेक्चर मेरा डला हुआ है वेस्पर थ्योरी का, तो वो आप एक बार वो चेक कर लो। उसमें आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ आ जाएगा किस तरीके से हमने, याद है क्लास H वाला फॉर्मूला लगाया था, V+M - C+A। गुड इवनिंग संजना, गुड इवनिंग जय। चलो, तो मुझे ये बताओ हाइड्रोकार्बन में मेजर क्या डाउट आ रहा है आप लोगों को? सर नेमिंग। स्क्रीन देखो बेटा, सबको विजिबल है स्क्रीन? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। यस यस सर। सर। यस सर। चलो, तो आज आप लोगों का ओपन डाउट सेशन है जिसमें आप लोग अपने किसी भी चैप्टर से कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, बताओ भाई, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से श्री गणेश करें? बताइए, मेजर डाउट कहाँ से आ रहा है, किस में आ रहा है, बताओ भाई। जैसे कल बता रहे थे ना आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डाउट है या इसमें डाउट है, तो किस टॉपिक में मेजर डाउट है वो बताओ। एन फैक्टर। एन फैक्टर, सबसे पहला डाउट आ रहा है एन फैक्टर से। देखो, एन फैक्टर बेटा, एन फैक्टर को हम लोगों ने जो डिस्क्राइब किया था वो 3 पार्ट में डिस्क्राइब किया था। सबसे पहले एसिड के लिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, रिलीज ऑफ H+ आयोन। बेस के लिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, रिलीज ऑफ OH- आयोन। या जैसे मैं आपको एक एग्जांपल पूछता हूं बेटा, MnO4 से Mn2+ जा रहा है कोई एलिमेंट, तो यहाँ एन फैक्टर बताओ कैसे निकालोगे आप? तो कैसे निकालेंगे वो देखो, Mn का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, X+4 -2 = -1। तो X कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से आपका, +7। अब ये +7 से +2 जा रहा है, कितना चेंज आ रहा है? सर 5। +5 का। तो एन फैक्टर कितना हो गया बेटा इसका, 5 आ गया। और देखो एग्जांपल, मान लो अगर आपसे कहा जाए MnO4 ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा Mn2+ के अंदर या MnO2 के अंदर, अब बताओ जरा एन फैक्टर कितना आएगा? 3। कैसे निकालेंगे, +7 से 3। +4, तो कितना चेंज आ गया? 3।
तो n फैक्टर 3 हो गया इसका। तो n फैक्टर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। क्लियर? यस सर। और बताओ Yes, भाई क्या sir. डाउट है इसमें? और कहीं भी कोई भी चैप्टर किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप लोग बेझिझक पूछ लो भाई। अतुल गुड इवनिंग। सर यस Vesper एकदम। theory. सर वेस्पर हमारे थ्योरी में डाउट आ रहा है। देखो हमारे वेस्पर स्कूल थ्योरी में समझो बेटा। VSEPR वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के लिए बेटा सिंपल एक फॉर्मूला था, हाफ V+m माइनस C+a। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग H जो V जो था हमारा वो था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, M था बेटा मोनोवैलेंट, C था हमारा कैटायन और A था हमारा एनायन। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था H की वैल्यू अगर 2 आ सकती है, H की वैल्यू 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 6 7 अलग अलग वैल्यू आ सकती है। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल करवा देता हूं आप लोगों को। जैसे एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 1। मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया जाए NH3, तो फॉर्मूला देखो कैसे लगाएंगे। H इज इक्वल्स टू हाफ, नाइट्रोजन के वैलेंस में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट 3 है, तो H की वैल्यू कितनी आ गई 4। 4। 4. यानी कि टोटल पेयर आ गए अपने पास 4। बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। तो लोन पेयर कितने होंगे यहाँ पर? लोन पेयर आ जाएंगे अपने पास 1। अब आपको पता है ना 4 की शेप कैसे बनती है, 1 2 3 4, तो ये बन गई अमोनिया की शेप। तो ये थी बेटा हमारी वेस्पर थियरी। यहां मैं शेप भी आप लोगों को बता दूं, H की वैल्यू अगर 2 आई तो ये बनाओगे आप लोग, 3 आ गई तो कुछ ऐसे बनती थी, याद आ रहा है कुछ? बी। H की वैल्यू अगर 4 आ गई तो 1 2 3 4। H की वैल्यू अगर 5 आ गई तो ये वाली शेप। वन टू थ्री फोर फाइव। H की वैल्यू अगर 6 आ गई तो 1 2 3 4 5 6, और H की वैल्यू 7 भी आ सकती है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर ये 7। तो ये वो सारी शेप्स थी बेटा जो हम लोगों ने डिस्कस की थी 1 बाय 1। और देखना है इसका एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लो इसका। एग्जांपल नंबर 2, मुझे कहा जाए ClF3 बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? H इज इक्वल्स टू हाफ, Cl के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट 3 है, तो टोटल पेयर कितने आ जाएंगे बेटा? 5। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। लोन पेयर कितने आ जाएंगे? 2। तो आपको पता है ना 5 की शेप ऐसे बनती है, देखो ये रही 5 वाली शेप। तो सेंटर में Cl 1 2 3, और यहां रहेंगे बेटा आपके क्या? लोन पेयर। ये F, ये F और ये F। क्या नाम हो गया इसका? टी शेप। ये तो इसकी शेप का नाम है। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बेटा? ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बताइए कोई डाउट है इसमें तो? सर सर किसी कार्बोकैटायन और रेफ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना इससे, इस फॉर्मूले आ, से। इसी फॉर्मूले से देखो, जैसे मान लो मुझे दे दिया जाए CH3 पॉजिटिव, तो कैसे निकालेंगे? हाफ कार्बन का कितना आ रहा है 4 प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा, कितना आ गया? कितना आ गया? 6, यानी 3 आ जाएगा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp2। बताओ क्या डाउट है? एकम क्लियर है? फ्री रेडिकल का
किसी फ्री रेडिकल का बेटा फ्री हाइब्रिडाइजेशन? रेडिकल के बड़े माइक माइक बंद करो। फ्री रेडिकल का जो केस बनता है वो अलग बनता है। फ्री रेडिकल के केस में कभी कभी हम फ्री रेडिकल को किसी लोन पेयर मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में काउंट करते हैं और कभी हम उसको काउंट नहीं करते हैं। बात समझ आ रही है? ओके सर। और बताओ क्या डाउट है? सर वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन। यस सर। चलो भाई देखो वुड्स फिटिंग रिएक्शन। एक टॉपिक आता है बेटा वुड्स फिटिंग। ये दो नाम है, ये पहली बात तो ये याद रखना, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो मैं पहले आपको इन दोनों का मतलब समझा देता हूं। सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वुड्स। वुड्स ने बात की थी, वुड्स की रिएक्शन समझो। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RX को जब हम रिएक्ट कराएंगे 2 मोल्स ऑफ Na के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बनता था बेटा RR। और ये जो R है हमारा, ये कोई एल्काइल ग्रुप होना चाहिए या एलिफेटिक होना चाहिए। एल्काइल एलिफेटिक होना चाहिए। क्लियर है? फिर आए फिटिक साहब। फिटिक ने कहा 2 मॉलिक्यूल्स ले लो किसके, इस कंपाउंड के, रिएक्ट करवा दो 2Na के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या बनेगा यहां से, याद है? बायफिनाइल बनता है। अब कुछ मतलब समझ आ रहा है आपको? देखो वुड्स ने एल्काइल के लिए बात करी, फिटिक ने एलिफेटिक एरोमेटिक के लिए बात की। तो वुड्स फिटिक क्या होगा, जब एल्काइल और एरोमेटिक साथ आ जाए। यानी कि इस केस में हम क्या करेंगे बेटा, एक मॉलिक्यूल लेंगे इसका और एक ले लेंगे इसका RX का, और इसको रिएक्ट करवा देंगे किसके साथ, 2Na के साथ ड्राई ईथर में। सबको पता है क्या होने वाला है अब इस केस में? क्या होने वाला है इस केस में? यहां से आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा इसके ऊपर, R आ जाएगा। तो ये बन गई एल्काइल बेंजीन। तो सिर्फ वुड्स फिटिंग नहीं, तीनों रिएक्शन क्लियर है? पहले ये बताओ आप। Yes, sir. ये थी आपकी वुड्स फिटिंग एंड वुड्स फिटिंग। वंशिका बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है बेटा जिसके अंदर हम कितना भी एसिड कंपाउंड डाल दें या कितना भी बेसिक कंपाउंड डाल दें, उसकी जो पीएच वैल्यू है वो कुछ पॉइंट तक रेजिस्ट रहती है। ऐसे सोल्यूशन को बोला जाता है बफर सोल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। तो इसके लिए हमें जनरली फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं बफर के लिए, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, इस टाइप के। फिर इसी के अंदर एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आती है जिसके लिए हेंड्रस हैसलबाग इक्वेशन पढ़ाई जाती है। यह समूलिका सर हेसिस लॉ। हेसेस लॉ। देखो आइए इधर, हेसेस लॉ देखो, हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन। भाई मान लो A से C जाने में मुझे कुछ एंथैल्पी लग रही है डेल्टा H। भाई A से C जा रही है कोई रिएक्शन जिसमें एंथैल्पी लिबरेट कितनी हो रही है, डेल्टा H। ये बात क्लियर है बेटा? तो ये तो Yes, sir. हुआ मेरा पाथ 1। Yes, sir. डाउट है ये हेसेस लॉ? ये किसका डाउट है बेटा? अमोलिका का। यस सर। अमोलिका ये है पाथ 1 बेटा जिसमें एंथैल्पी लिबरेट हो रही है डेल्टा H। एक रिएक्शन ये जा रही है A से B, B से E और E से C। ये पाथ है हमारा सेकेंड, पाथ थर्ड, और ये है हमारा पाथ 4। इसमें मान लो एंथैल्पी लग रही है मेरी डेल्टा H1, इसमें लग रही है डेल्टा H2 और इसमें लग रही है डेल्टा H3। अब देखो A से C जाने के दो रास्ते हैं, या तो पाथ 1 पकड़ लो आप, या पाथ पहले B पे जाओ, B से E पे जाओ, E से C पे जाओ। तो आप किस पाथ को पकड़ोगे मुझे बता सकते हो? सर A to C। पाथ A to A to C. C को अगर मुझे जाना है तो किस पाथ को अरेंज करना पड़ेगा, 1 को या 2 3 4 वाले को? पाथ 1।
पाथ तो पाथ वन। वन। हेसेस लॉ ने कहा कि Path भाई one आप को। किसी भी पाथ को पकड़ लो। हेसेस लॉ ने कहा कि जो डेल्टा एच है वो इक्वल होगा डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। मतलब रिएक्शन या तो एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, जो एंथैल्पी रहती है बेटा वो उसकी क्या रहती है, रिमेन कांस्टेंट। बात समझ आई? Yes, sir. ये रहा हेसेस लॉ। क्लियर है? Yes, अच्छा, sir. राहुल का एक डाउट आ रहा है, सर हाउ टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे बेटा? तो देखो, स्पॉन्टेनिटी का फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा जी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम कैसे पता लगाते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारी जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है ना, ये निकलती है बेटा, एक इक्वेशन है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस इक्वेशन का नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब यहां से डेल्टा जी के कई सारे फैक्टर बन सकते हैं। भाई डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, डेल्टा जी नेगेटिव आ सकता है, या डेल्टा जी हमारा जीरो आ सकता है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम बोलेंगे रिएक्शन क्या है हमारी, स्पॉन्टेनियस। और इस केस में रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और इस केस में हम बोलते हैं बेटा रिएक्शन जनरली हमारी क्या है, एंथैल्पी जो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी टोटल जीरो है। राहुल क्लियर है बेटा ये पॉइंट? यस सर। अच्छा, एक मिनट, एक एक करके यार, एक एक करके भाई, ऐसे ऐसे एक साथ में नहीं बता पाऊंगा। एकम सर हमारे स्कूल में रिडॉक्स 4 मार्क्स का आएगा, क्या पढ़ के जाऊं? एकम 4 मार्क्स में अगर आ रहा है तो देखो 2 नंबर की तो बैलेंसिंग पक्की है, और 2 नंबर में बेटा आप एक बार ना जो मैंने एन फैक्टर पढ़ाया था वो देख लेना एक बार आप। ओके सर। आइसो इलेक्ट्रॉन मेथड बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम, प्लीज रिपीट। पूजा बैलेंस, एक मिनट, एकम NH5 एग्जिस्ट नहीं बेटा, NH5 नहीं बनता क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैलेंस वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। ओके सर। वंशिका का एक डाउट आ रहा है, ली चैटलियर समझा दो सर। देखो ली चैटलियर क्या कहता है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। देखो बेटा एक रिएक्शन है हमारी जो इक्विलिब्रियम पे चल रही है, A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस डी। एक रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम पर है। वंशिका, अब मान लो मैंने ये आपको बोला बेटा A पॉइंट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंक्रीज, अगर मैं A की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूं तो इसका मतलब रिएक्टेंट ज्यादा हो गए। अब अगर रिएक्टेंट ज्यादा है तो रिएक्शन को कहां जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड फॉरवर्ड Forward. फॉरवर्ड। अगर मैं बोल दूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इंक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इंक्रीज, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, तो Backward. रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज का मतलब है रिएक्शन कहाँ चली गई, फॉरवर्ड। रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। और देखो बी पॉइंट देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंक्रीज, रिएक्शन कहाँ आ जाएगी, विल मूव बैकवर्ड। यानी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स एनी चेंज इन द इक्विलिब्रियम will shift the equilibrium in such a direction so as to minimize the effect of change। ये था बेटा ली चैटलियर्स। सर हैबर प्रोसेस भी इसी की तरह होता है। क्या बेटा? हैबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस भी इसी की तरह होता है, बिल्कुल। बस हेबर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, N2 को रिएक्ट करवा देते हैं 3H2 के साथ, तो क्या बन जाता है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन जाती है। ये हेबर्स प्रोसेस है। सर कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। एक मिनट बेटा, और किसी के अभी देखो चैट बॉक्स में बहुत ज्यादा डाउट्स आ गए हैं बेटा, अभी मैं डाउट नहीं लूंगा अब आप लोगों के, पहले जो ये है इनको रेक्टिफाई कर देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीएच होता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयोन, एनर्जी लेवल डायग्राम। अंशिका का एक डाउट है एनर्जी लेवल डायग्राम, वो देखो बेटा। एनर्जी लेवल डायग्राम जो हम ड्रॉ करते हैं वो हम ड्रॉ करते हैं एमओटी से। तो मैं एक एमओटी आपको ड्रॉ करके बता देता हूं, जैसे N2 का मैं ड्रॉ करके बता देता हूं आपको।
सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2, कॉमा सिग्मा 2pz2। हो गए 2 4 6 8 10 12 14। अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बेटा मैं खाली पी वाले का बना रहा हूं। तो देखो नाइट्रोजन का ये रहा पहला ऑर्बिटल पी वाला, और ये दूसरे नाइट्रोजन का ऑर्बिटल। इसमें सबसे लोअर एनर्जी पे कौन आएगा? पाई 2px एंड पाई 2py। इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? सिग्मा 2pz। सबसे टॉप पर कौन जाएगा ये पता है ना? सिग्मा स्टार 2pz। और यहाँ कौन आ जाएगा? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। और नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, इसके में भी 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 यहाँ चले गए, 2 यहाँ 2 यहाँ। इसी के साथ इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका 3। तो इस तरीके से बनाते हैं। क्लियर है बेटा ये डाउट? अंशिका क्लियर है? यस सर। बेटा पीएच का मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन। पीएच किसका डाउट है वो देख लो। पीएच का मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये होता है पीएच का फॉर्मूला। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस नहीं, नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल का मतलब होता है स्पीशीज which form through होमोलाइसिस। ऐसी स्पीशीज जो होमोलाइसिस के थ्रू बनती है उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको, Cl बॉन्ड Cl। अगर मैं इसमें होमोलाइसिस करूं सनलाइट की प्रेजेंस में हीट करके, तो एक इधर एक इधर, यानी यहां से 2 मोल्स ऑफ क्या बन जाएंगे? Cl रेडिकल बन जाएंगे। इसको बोलते हैं बेटा फ्री रेडिकल। सर स्क्रीन नॉट विजुअल लीव कर दिया सर ने। सर ही गायब। सर देख, सर गए यार। मैंने तो थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन भेजा था सर, इसको बता दो बस। अतुल ने भी वही क्वेश्चन नीचे दब गए, क्वेश्चन भारी रहा। वो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दो ना यार, मैंने भेज रखे वहां पे। सर आगे। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बेटा स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। देखो हकल रूल देखो भाई। यस सर। हकल रूल बेटा एरोमेटिसिटी के लिए था, और एरोमेटिसिटी। और हकल रूल ने बताया था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 6। तो क्या हकल में कोई 6 वैल्यू आ सकती है? आप कहोगे बिल्कुल आ सकती है सर। कब आएगी? जब n को 1 पुट कर दो। तो क्या ये हकल रूल फॉलो कर रहा है बेंजीन? यस सर। बिल्कुल फॉलो कर रहा है। चलो और देखते हैं कंपाउंड। मान लो हमारा कंपाउंड ये है, इसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो क्या ये हकल रूल फॉलो कर रहा है? नो सर। नो सर। क्या n की कोई ऐसी वैल्यू बता सकते हो जिसको पुट करने पर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए? नो सर।
तो ये हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा। बस ये है हकल रूल। चलो और देखें क्या डाउट है। सर बेंजीन ही फॉलो करता है सिर्फ। बेंजीन फॉलो करता है बेटा, बहुत सारे कंपाउंड है जो फॉलो करते हैं। देखो ये भी फॉलो सर करेगा हकल हकल रूल। तो हकल रूल रिपीट करना एक बार। किसी भी एरोमेटिक सिस्टम के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ओके सर। और देखो जरा, सर और देखो एग्जांपल, सर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स। देखो जरा, ये नेगेटिव, क्या ये हकल रूल फॉलो कर रहा है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं, ये भी फॉलो करेगा। और देखो एग्जांपल, सर 4n+2 में n क्या आता है? एन बेटा कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट वो एन जो होगा आपका 0 1 2 3 सो ऑन टू इंफिनिटी। ओके सर। चलो बताओ जल्दी, क्या ये हकल रूल फॉलो कर रहा है? यस सर। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। 10 और हकल फॉलो करता है 10। चलो सर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स समझा दो। फर्स्ट लॉ ऑफ सर मेरा क्वेश्चन, डायनेमिक्स, देखो भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कहा था U इक्वल्स टू Q प्लस W। अब U क्या है? इंटरनल एनर्जी। Q क्या है? इंटरनल एनर्जी। Q हीट और W वर्क डन। इसके लिए ना एक सिस्टम, एक चीज याद रखना, देखो मैं आपको बता दूं, ये है हमारा सिस्टम। बस ये याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बस ये याद रखना। क्या मतलब है इसका? देखो सिस्टम पॉजिटिव क्यू का क्या मतलब है? हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यही तो मतलब है। देखो Yes, sir. इस एरो का मतलब समझो, मैं यहां आपको कुछ अलग एरोस दिखा रहा हूं। इस एरो का मतलब क्या है? क्या मैं इस एरो को ये बोल सकता हूं कि सराउंडिंग हीट निकाल रहा है, सिस्टम ले रहा है? यस सर। लेकिन इस वाले एरो का मतलब बदल जाएगा बेटा, ये वाला एरो अलग हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिस्टम हीट निकाल रहा है और सराउंडिंग एब्सॉर्ब कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है इस वाले एरो का? जल्दी बताओ। सिस्टम सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, या मैं बोल सकता हूं कि सराउंडिंग के द्वारा काम किया जा रहा है, तो वो पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, नीचे वाले एरो का मतलब ये है कि सिस्टम किसी पे काम कर रहा है। क्लियर? चलो एक एक करके यार, ऐसे देखो आंसर, अगर मतलब ऐसे डाउट्स आएंगे तो मैं बिलीव मी मैं एक भी डाउट नहीं ले पाऊंगा। अगला डाउट आ रहा है सर, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बता दो। देखो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे आओ। इलेक्ट्रोफाइल, बेटा इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है अट्रैक्टिव, या फाइल को बोलते हैं हम एफिनिटी। एफिनिटी तो ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अपनी अट्रैक्शन दिखाए। तो जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन के प्रति अपनी अट्रैक्शन कौन दिखाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? दे आर पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो अब देखो न्यूक्लियोफाइल। नो सर। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। और फाइल का मतलब एफिनिटी। तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन कौन दिखाएगा? नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे? दे आर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। जैसे एग्जांपल भी देख लो इसके बेटा, इसका एग्जांपल क्या हो गया? CH3 पॉजिटिव। इसका एग्जांपल क्या हो गया? Cl नेगेटिव। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। एक्टिवेटिंग एंड सर डीएक्टिवेटिंग। मेरा क्वेश्चन भी देख लो सर। एक मिनट बेटा, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप।
एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। देखो जो भी कंपाउंड बेंजीन के ऊपर या तो प्लस आर दिखाएं, प्लस आर शो, और कंटेन लोन पेयर, ऐसे कंपाउंड जिनके पास या तो प्लस आर हो या लोन पेयर हो उनके पास, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। जैसे एग्जांपल देखो, देखो CH3 कहां भेजेगा ये आने वाले ग्रुप को बेटा? ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया जो बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। डीएक्टिवेटिंग क्या होते हैं? या तो वो क्या दिखाए, माइनस आर दिखाए और कंटेन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। जैसे देखो इसके ऊपर लगा दिया मैंने CH3 पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा कंपाउंड? अब ये बेंजीन से खींचेगा, तो दे आर मेटा डायरेक्टर। जल्दी बताओ किसको ये पॉइंट समझ नहीं आया, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग वाला? एक्टिवेटिंग बताना है क्या? एक्टिवेटिंग का सर मतलब एक होता बार है प्लस कि आर जो और बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, और डीएक्टिवेटिंग का मतलब होता है बेटा जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच ले। यस सर। चले आगे। अच्छा सर अब और प्लस आर देखो, और माइनस आर क्या है? प्लस आर बेटा पॉजिटिव रेजोनेंस, माइनस आर मतलब नेगेटिव रेजोनेंस। ओके सर। अभिषेक का एक डाउट आया है सर, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस देखो बेटा, ओजोनोलाइसिस। जैसे मान लो मुझे ये कंपाउंड दिया हुआ है C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब मैं इसको O3 से रिएक्ट करवा दूं तो देखो क्या होगा, O3 पाई बॉन्ड पर एक्ट करेगा जाकर। कैसे करेगा? ये इसके इर्द गिर्द ऑक्सीजन कंबाइंड हो जाएंगी बेटा, और इस फॉर्म को बोलते हैं ओजोनाइड फॉर्म। और जब हम इसका रिडक्शन करेंगे जिंक के साथ, तो एक बॉन्ड ये टूटेगा और एक बॉन्ड ये टूटेगा, यानी एक स्पीशीज बनेगी मिथानल और एक स्पीशीज बन जाएगी हमारी इथानल, CH3CH2। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ओजोनोलाइसिस एंड दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अमर आयनिक इक्विलिब्रिया क्या डाउट है बेटा आयनिक इक्विलिब्रिया में? सर जो पीएच होता है ना उसमें जो लॉग होता है उस लॉग को कैसे निकालते हैं? देखो लॉग के कुछ फॉर्मूले होते हैं बेटा, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। लॉग का पहला फॉर्मूला है A/B। तो इसका फॉर्मूला होता है log A प्लस log B। एक आता है हमारा लॉग का फॉर्मूला A/B। इसका फॉर्मूला होता है log A माइनस log B। एक होता है फॉर्मूला लॉग का log ऑफ E की पावर x। इसका फॉर्मूला होता है x log E। और एक होता है हमारा फॉर्मूला log 10 जिसकी वैल्यू होती है 1। सजेशन के लिए मैं आपको बता दूं, log 2 से लेकर 10 की वैल्यू को लर्न करके रखना बेटा। तो ये फॉर्मूला लगाओगे आपको लॉग की टेबलें मिल जाएंगी। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन वंशिका कहता है कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बेटा। सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, ईशांत का डाउट है सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। देखो ईशांत सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट देखो जैसे मान लो एक कंपाउंड लिया हमने AgCl, इसको ब्रेक डाउन कर दिया किसमें, Ag पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में।
तो मैं ये मान के चलता हूं इसके इनिशियल मोल कितने थे मेरे पास, इनिशियल इसकी सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं एस, तो इसकी होगी 0 0। एट इक्विलिब्रियम इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, टेंड्स टू 0, और इसकी क्या हो जाएगी एस, और इसकी भी एस। तो हम यहां से KSP निकाल लेते हैं। KSP का फॉर्मूला होता है x की पावर x प्लस s की पावर y इंटू s की पावर x प्लस y। ये फॉर्मूला होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने का। दिस इज द सिंपल वे। अब यहां सॉल्युबिलिटी कितनी है, एक ही एक आयन बन रहे हैं, यानी 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 और 1 की पावर कितना हो जाएगा, s का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। और क्या डाउट आया है अतुल, क्वेश्चन टाइप का, कंफर्मेशन इन ब्यूटेन। ब्यूटेन के कंफर्मेशन देखो बेटा, ब्यूटेन के 2 कंफर्मेशन बनते हैं और इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, एक इसका ये बनता है बेटा और एक ये बनता है। 1 2 3 4 ये होते हैं बेटा ब्यूटेन के 2 कन्फर्मर। मार्को एंड एंटी मार्कोनिकॉफ, देखो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव चार्ज जो है बेटा, नेगेटिव पार्ट जो है वो वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। बस ये रूल है। Marco, the negative part of the adenine goes to that carbon which contain lesser number of hydrogen, and anti-Markovnikov जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल करा देता हूं आपको, वो देख लो बस एक। देखो जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, C डबल बॉन्ड C, इसको रिएक्ट करवा दिया HBr से, तो यहां लग रहा है बेटा मार्कोनिकॉव। क्या कह रहा है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो कम कहां पर है, यहां पर है कम, सबसे कम। और अगर मैं इसी को HBr के साथ रिएक्ट करवा दूं बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। यहां लगा है हमारा एंटी मार्कोनिकॉव। सर सी के बीच में जो बॉन्ड है सर, उसका डबल बॉन्ड किधर गया? बेटा वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? सर रेजोनेंस हो जाता है फिर सर। क्या नहीं, रेजोनेंस में नहीं जाता बेटा, रेजोनेंस में नहीं जाता, डबल बॉन्ड हट जाता है, एडिशन रिएक्शन है बेसिकली, ये देखा जाए तो। क्लियर? ठीक है सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किसका है, अगला एकम। एकम ये तो न्यूमेरिकल है बेटा डायरेक्ट, यहाँ तो इक्वेशन लग जाएगी लैम्डा इक्वल टू H/mv। डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है ये तो सर सिंपल। अतुल है सर अतुल है, अतुल है। अमर ने पूछा ना ये क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास। इसमें तो बेटा सिंपल आपका, हाँ सर अमर है। सिंपल बेटा, इसमें तो आपका जो इक्वेशन लगेगी वो लगेगी हमारी डी ब्रोगली, लैम्डा इक्वल्स टू H/mv। एन फैक्टर इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन 1 ही हो जाएगा, ये तो सिंपल है। प्रूव इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, साजिया देयर इज नो नीड। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, एनसीईआरटी का बेटा लाइन है, उसको रीड कर लेना, खत्म। डाइपोल मूवमेंट, वैभव डाइपोल मूवमेंट देख लो बेटा एक बार। डाइपोल मूवमेंट मैंने आपको बताया था, डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, याद है, म्यू रिजल्टेंट का, अंडर इन रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। यस सर। और म्यू रिजल्टेंट मैंने आपको बताया था बढ़ेगा कब, जब कॉस थीटा बढ़ेगा यानी थीटा कम हो जाएगा। क्लियर? ये वाला फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था क्लास में, और इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे हमने जहां हमने म्यू डाइपोल को निकालना सीखा था। अगला क्वेश्चन है डाइपोल वैलेंसी। नवकृति वैलेंसी में क्या डाउट है बेटा?
मतलब वैलेंसी में क्या डाउट है, वो मैं क्या पूछना चाह रहे हो? वैलेंसी का मतलब होता है बेटा वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है जो लॉस या गेन किए जा सकते हैं, उसको बोलते हैं वैलेंसी। अतुल का डाउट है फॉस्फेट आयन फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन पीओ बॉन्ड -1 आएगा बेटा, सिंपल है, -1 आएगा। हिमानी फ्रिडल क्राफ्ट, फ्रिडल क्राफ्ट देखो भाई, एक डाउट आया है फ्रिडल क्राफ्ट। बेटा फ्रिडल क्राफ्ट की 2 रिएक्शन है, पहली मैं डिस्कस कर रहा हूं एल्काइलेशन, और एल्काइलेशन में क्या होता है, बेंजीन को लेते हैं, रिएक्ट करा देते हैं CH3Cl के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहां से बेटा टॉल्यूइन बन जाता है हमारा। ये सिंपल एल्काइल के साथ है। एक रिएक्शन होती है एसाइलेशन, जहां हम बेंजीन को लेते हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं CH3COCl के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 में, तो यहां से बनता है बेटा हमारा एसीटोफिनोन। ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, एल्काइलेशन वर्सेस एसाइलेशन। राहुल का क्वेश्चन ले लेते हैं सर, वाई केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। राहुल ये तो यार डाउट भाई मेरा भी है। चलो अगला, खराश इफेक्ट। खराश बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ को बोलते हैं खराश इफेक्ट। सर प्लीज इक्विलिब्रियम चैप्टर से केस स्टडी का एक एग्जांपल बता दो। इक्विलिब्रियम चैप्टर से बेटा अगर केस स्टडी आता है तो वो या तो आपका एसिड बेस थियरी पर आएगा, 3 एसिड बेस थियरी है, कौन कौन सी है पता है ना? सबसे पहली कौन सी थी एसिड बेस थियरी में? एक तो लेविस कंसेप्ट है, एक आपका क्या नाम था, ब्रॉन्स्टेड, एक लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है, और एक और था उसका नाम याद नहीं आ रहा, अरहेनियस कॉन्सेप्ट है। 3 कॉन्सेप्ट है आपके, तो उन पे बन सकता है या तो आपका केस स्टडी, या फिर आपका बनेगा बेटा ली चैटिलियर पर। ये कौन है बेटा, अहिल्या देवी। खराश इफेक्ट तो बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ को बोलते हैं। यस सर। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कोई मॉलिक्यूल कितना फ्रीली मूव कर सकता है उसको बोलते हैं एंट्रोपी। याद रखना जैसे जैसे पार्टिकल्स के बीच में गैप बढ़ता चला जाता है, एंट्रोपी जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं इसमें, जो ज्यादातर टीचर्स पूछते हैं बेटा एग्जाम में, बॉइलिंग ऑफ एग। तो बॉइलिंग ऑफ एग में मुझे बताओ एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बॉइलिंग पॉइंट में हम जनरली ये मानते हैं जो हमारा प्रोटीन्स है वो डीनेचर्ड हो जाता है। तो प्रोटीन्स डीनेचर्ड होता है यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो जनरली खुलती चली जाती है, तो एंट्रोपी बढ़ जाती है। ऐसे मत समझना कि सर लिक्विड पार्ट तो सॉलिड में आ रहा है तो एंट्रोपी तो कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। सर पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, बेटा ये एंट्रोपी क्लियर है साजिया? यस सर। सर पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक मिनट, संजना का डाउट है पोलर एंड नॉन पोलर। बेटा पोलर एंड नॉन पोलर हम डाइपोल के बेस पर बताते हैं। अगर किसी का डाइपोल 0 आ जाए इसका मतलब वो कंपाउंड नॉन पोलर है, लेकिन अगर किसी का डाइपोल की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है इसका मतलब वो कंपाउंड पोलर है। जी अमर का डाउट है लेटिस एंथैल्पी। अमर लेटिस एंथैल्पी का मतलब होता है बेटा किसी एक कंपाउंड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज लेटिस एंथैल्पी। ऋतिका का क्वेश्चन अच्छा है, सीपीसीवी का रिलेशन, वो देख लो भाई, सीपीसीवी का एक रिलेशन। मैं डायरेक्टली रिलेशन को ड्राइव नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बस एक बता देता हूं, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। एक ये रिलेशन लर्न रखना बेटा, दिस इज रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। डेरिवेशन पूछा जाए तो इसको निकालते हैं हम डेल्टा जी वाले फॉर्मूले से। यस सर। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट देखो भाई, एक बढ़िया क्वेश्चन आया है कॉमन आयन इफेक्ट से। कॉमन आयन इफेक्ट बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया, मजा आएगा कॉमन आयन इफेक्ट में। आ जाओ उधर, देखो मान लो एक कंपाउंड लिया मैंने बेटा CH3COOH, ये ब्रेकडाउन होगा आप सबको पता है किसमें, CH3COO नेगेटिव में प्लस H प्लस में।
और एक कंपाउंड ले लिया मैंने सोडियम एसीटेट CH3COO Na, ये किस में ब्रेक डाउन होगा? CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अब देखो इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये मान लिया मैंने इनिशियली x मान लिया, तो ये हो जाएगा 0 0। एट इक्विलिब्रियम ये होगा x माइनस अल्फा, तो आपको पता है ये कितना होगा? अल्फा अल्फा, ये बात सबको पता है ना? यस सर। अच्छा, इसका इनिशियल मान लिया मैंने y, तो ये होगा 0 0। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? ये y में से क्या कम कर दूं? a बोल दूं? यस सर। तो ये कितना बढ़ेगा? a और a। अब ध्यान से सुनो, अब जो नेट सोल्यूशन बनेगा बेटा, जो नेट सोल्यूशन बनेगा, कॉमन आयन का मतलब है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो कॉमन आयन कहता है कि जब कभी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ जाए और उसका एक आयन कॉमन हो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो इसका जो अल्फा है वो डिक्रीज कर जाता है, यानी ये टूटना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं टूटना चाहेगा? कि भाई वो कहेगा कोई बात नहीं, सोडियम एसीटेट में से एसीटेट आयन ले जाओ, तो इसका जो अल्फा है वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर इसका अल्फा डिक्रीज करेगा तो ये रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? तो ये रिएक्शन चली जाएगी, क्योंकि टूटना ही नहीं चाहेगा, ये एसोसिएट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट बेटा। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो डिक्रीज कर जाती है। ये किसका डाउट था? कॉमन आयन इफेक्ट क्लियर है बेटा, ये जिसका भी डाउट था? अच्छा, पोलराइजेशन, प्रियांशु पोलराइजेशन तो देखो मैं डिस्कस बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि फजान रूल पे याद है हमने पूरी एक क्लास लगाई थी अपनी एक। यस सर। मेरे हिसाब से एक लगाई थी, 2 लगाई थी? एक पूरी लगाई थी सर, और एक में आधा समझाया था आपने। बिल्कुल, फजान रूल पे बेटा मैंने बहुत लंबा टाइम पीरियड खर्च किया था, तो अब फजान रूल के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट, एक डाउट आ रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट बहुत बढ़िया डाउट है, देख लो भाई। लिमिटिंग रिएजेंट आप लोगों ने क्या पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट की एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं। लिमिटिंग रिएजेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है, ऐसे निकालना, नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बस ये फॉर्मूला लगा देना। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और एससी क्या है बेटा? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बस ये लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स निकालना आता है ना, ये कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। सर एक एग्जांपल करवा दो। सर इसको डिफाइन एक कर दो। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3। इसके मुझे मोल्स दे दिए 5 मोल और इसके दे दिए मुझे 10 मोल। तो पूछ रहे हैं बताओ ये कितना बनेगा? तो देखो मैं कैसे लगा रहा हूँ, सबसे पहले मैं लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेता हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट, मोल्स इसके कितने? 5/1 हो जाएगा, तो इसका लिमिटिंग आ रहा है 5। लिमिटिंग रिएजेंट चेक करो हाइड्रोजन के लिए, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कितने? 10 डिवाइड कर देंगे कितने से? 3 से, तो कितना आ जाएगा? ये 3.33 समथिंग आएगा। तो किसके मोल्स कम है बेटा? सर H2। तो मैं क्या लिखूंगा? H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और आपको पता है ना जो लिमिटिंग होता है वही प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, कि 3 मोल्स ऑफ H2 gives 2 moles of ammonia, yes or no? यस सर। 1 Yes, मोल sir. कितना मिलेगा? 1 मोल ऑफ H2 से कितना मिलेगा? 2/3। तो 10 मोल से कितना मिलेगा? 2/3 कितना आ जाएगा? 20/3 moles of ammonia is formed। ये आंसर हो गया हमारा। ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद डाउट आ रहा है शी होता है बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सॉल्ट ब्रिज की वर्किंग, अनुज ये सॉल्ट ब्रिज की वर्किंग बेटा यहाँ छोड़ दो। सी के ऊपर वाला भी तो बताओ ना, एंट्रोपी। एंट्रोपी हमारा मैंने डिस्कस कर लिया बेटा, अभी पूरा डिटेल में डिस्कस किया है एंट्रोपी।
डिग्री ऑफ रेंडमनेस, गिब्स, ये जो एक गिब्स फ्री एनर्जी, नवकीर्ति इसको अभी छोड़ दो, मैं डिस्कस करता हूँ गिब्स फ्री को। एक सॉल्ट ब्रिज का जो वर्किंग है बेटा, ये 12th क्लास में आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। गिब्स फ्री एनर्जी आ जाओ, गिब्स फ्री एनर्जी देखो, डेल्टा जी का बेटा एक फॉर्मूला लर्न रखना, डेल्टा जी इक्वल्स टू एक फॉर्मूला है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, फॉर्मूला नंबर 1। एक फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग के सी। बस ये 2 फॉर्मूले लर्न करना, इसके बाहर डेल्टा जी आपसे नहीं पूछेंगे। सर स्पॉन्टेनिटी भी बता दी। स्पॉन्टेनिटी देखो बेटा, यहीं से स्पॉन्टेनिटी भी समझ लो। स्पॉन्टेनिटी में डिस्कस कर चुका हूं ऊपर, स्पॉन्टेनिटी Yes, आई शायद आई थी, ये रही स्पॉन्टेनिटी। ये बेटा स्पॉन्टेनिटी है। डेल्टा जी के 3 केस बन सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। 0 पॉजिटिव आ जाए तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आ जाए तो स्पॉन्टेनियस। तो आपको डेल्टा जी चेक करना है बेटा, बस आपको सिर्फ डेल्टा जी चेक करना है, और डेल्टा जी के बेस पर ही आप लोग बता सकते हो कि रिएक्शन क्या रहेगी आपकी, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर? चलो और बताओ क्या डाउट है। गिब्स सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का बेटा सिंपल सा काम याद रखो कि जो कंपाउंड उनको बैलेंस करके रखता है, जो नंबर ऑफ फ्लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करता है। एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है बेटा वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, मैं उसका फार्मूला यहाँ लिख देता हूं, देख लो। एम्पेरिकल फार्मूला ये होता है बेटा, एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट वे, सिंपलेस्ट वे या सिंपलर फार्मूला, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है हमारा, मॉलिक्यूलर फार्मूला MF, n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला है। अब क्वेश्चन आता है कि सर n क्या है, तो n कैसे निकालते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब बच्चों को डाउट होगा एम्पेरिकल फार्मूला मास कहां से आएगा सर, तो बेटा एम्पेरिकल फार्मूला मास आपका यहां से निकल के आएगा, पहले वाले केस से। और क्या डाउट आ रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन बाय एन एग्जांपल। हाइपर कॉन्जुगेशन देखो बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए 3 चीजें याद रखना, प्रेजेंस ऑफ अल्फा कार्बन, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। दूसरी, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और तीसरी कंडीशन है, ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू कार्बोकैटायन, रेडिकल एंड एल्कीन। एग्जांपल देखो, CC पॉजिटिव, CCC पॉजिटिव, CCCC पॉजिटिव। देखो अगर मैं कहूं तो ये अल्फा कार्बन है, इसके कितने हाइड्रोजन है बेटा, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन हो गए 3, यानी इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, तो इसके 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9, यानी इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो ये है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन सिंपल वे में। सर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसके हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी ये ज्यादा स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है पहले वाला। थर्मोडायनेमिक्स गिब्स एनर्जी, आर्यन सिंपल है बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी पहले वाला है। ऑड आयन इफेक्ट, यार ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ सक्षम, ऑड आयन इफेक्ट ये क्या है बेटा, सर उसका क्या बात, ले चैटल प्रिंसिपल का उल्टा। ऑड आयन इफेक्ट ना, ये तो यार मैं पहली बार सुना हूँ, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। ली चैटलियर का उल्टा मेरे हिसाब से तो नहीं है यार, ऑड आयन इफेक्ट मैंने पहली बार सुना है भाई।
अगला देखो एक क्वेश्चन है, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट pH3 से हायर क्यों होता है बेटा? NH3 का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है pH3 के बॉइलिंग पॉइंट से। तो सिंपल रीजन क्या लिख रहे हैं हम सॉल्यूशन में? इन NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस, यस और नो? अरे Yes, बोलो sir. यार। Yes, sir. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से याद है मैंने क्या कराया था, क्या पढ़ाया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में? कितनी क्लास ली थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? कितनी क्लास ली थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, याद आ रहा है कुछ? पूरी एक क्लास लगाई थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, सारे केस Yes, पढ़ाए sir. थे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, क्लोरल, रिंग फॉर्मेशन, चीलेट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से बेटा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई, स्ट्रांग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जिससे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। डूमास Sir, मेथड की एक बार अभी फिर से जरूरत repeat पड़ेगी नहीं करना। पूजा आपको। पॉलीमराइजेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है बेटा जहां बहुत सारे स्मॉलर यूनिट आपस में कंबाइंड होते हैं, और कंबाइंड होने के बाद वो एक बड़ी यूनिट बना देते हैं। जैसे पॉलीथीन का नाम सुना है आपने? तो पॉलीथीन एक पॉलीमर है किसका? इथीन का। अंशिका, आयुपैक में क्या डाउट है बेटा वो बताओ, क्योंकि आयुपैक सिर्फ एक नाम नहीं है, आयुपैक पूरा टॉपिक है बेटा एक। हेसेस लॉ का, हेसेस लॉ अमर आप वो डाउट पूछ रहे हो बेटा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये रहा हेसेस लॉ, ये रहा हेसेस लॉ। हेसेस लॉ कहता है रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे एक से ज्यादा स्टेप में हो, एंथैल्पी रिमेन्स सेम। एटॉमिसिटी का मतलब होता है मीना कि नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं P4 तो मुझे बता सकते हो क्या है इसकी एटॉमिसिटी? 4। 4। 4 एटम अटेंड है। अच्छा N2 बताओ एटॉमिसिटी क्या है इसकी? 2। बताओ। तो ये होती है एटॉमिसिटी। अगला हाइपर कॉन्जुगेशन, विकास ऑलरेडी डिस्कस। हाउ विल यू प्रिपेयर ब्यूटेन फ्रॉम इथेन? वुड्स लगा दो सिंपल बेटा। देखो क्वेश्चन, ब्यूटेन बनाना है इथेन से, तो ये रहा आंसर। देखो इथेन है अपने पास, क्वेश्चन है इथेन से ब्यूटेन बनाना है। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, इथेन को रिएक्ट करवा दिया सनलाइट में क्लोरीन के साथ, फ्री रेडिकल होगा तो क्या बनेगा? CCCl। फिर उसके बाद मैंने इसके 2 मोल लिए और रिएक्ट करवा दिया 2 मोल्स ऑफ Na ड्राई ईथर के साथ, क्या बन जाएगा? CCCC। तो ये था इथेन, ये बन गया ब्यूटेन। तो इथेन को कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें? ब्यूटेन में। ठीक है सर, व्हाट इज बेकर एंड नाथन इफेक्ट? तो बेकर एंड नाथन इफेक्ट बेटा इसी का दूसरा नाम है, यहां लिख भी लो। हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर एंड नाथन इफेक्ट। क्लियर? अगला आ रहा है सर सॉलिबिलिटी। बेटा सॉलिबिलिटी और वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। प्लांक क्वांटम थ्योरी समझ लो। संजना देखो प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या थी? प्लांक्स थ्योरी, प्लांक्स ने कहा था बेटा जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है म्यू के, यानी E इज इक्वल्स टू एच म्यू। ये इन्होंने फॉर्मूला निकाल के दिया था प्लांक्स ने। अब इसके कई फॉर्मूले बनाए गए, जैसे E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। एक फॉर्मूला बना E इक्वल्स टू एच सी इंटू 1 बाय लैम्डा, यानी 1 बाय लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं? वेव नंबर। तो एक नया फॉर्मूला निकल के आया, E इज इक्वल्स टू एच सी इंटू वेव नंबर। क्लियर? और देखो इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। एक इक्वेशन थी बेटा E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन थी, ये प्लांक्स की थी। दोनों को कंबाइंड कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या निकल के आया हमारे पास? हमारे पास निकल के आया सर एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर।
सी से सी उड़ा दो, लैम्डा निकाल लो क्या आ जाएगा, लैम्डा आ गया h/mc। तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बना हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन। और देखो लैम्डा इक्वल्स टू h/p भी लिख सकता हूं। p क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये थी Velocity. गई कहानी। अनुज सॉल्युबिलिटी और आयनिक बेटा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं ऊपर। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद डाइल्यूट KMnO3। ये बेटा रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद डाइल्यूट KMnO3, एल्कीन की रिएक्शन डाइल्यूट KMnO3 के साथ बेटा ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है। ये किसका डाउट है, हिमानी। हिमानी ऑक्सीडेटिव रिएक्शन पढ़ी है बेटा आपने, यस सर। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है बेटा ये, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। तो यहां पर याद रखना कि जब कभी भी कोई ऐसा केस आ जाए कि जहां हम एल्कीन को रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, KMnO3 के साथ, तो आपने ओजोनोलाइसिस पढ़ा होगा, ये तो बिल्कुल श्योर है, पढ़ा है ना ओजोनोलाइसिस। ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है बेटा। सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ तो कहता है एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। थर्ड लॉ इसी का कॉन्ट्राडिक्टरी है बेटा। सर थर्ड लॉ को जीरोथ लॉ भी बोलते हैं क्या? बिल्कुल बेटा। अगला है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बेटा एक ऐसी टेक्निक है जहां हम लिक्विड को अलग करते हैं लिक्विड सॉल्वेंट से। और क्रोमेटोग्राफी जो है वो डिपेंड करती है किस पर, द रेट ऑफ एडजॉर्बेंट पर। क्रोमेटोग्राफी के अंदर देख लो एक RF वैल्यू भी निकालते हैं हम। क्रोमेटोग्राफी इसके लिए हम एक RF वैल्यू डिफाइन करते हैं बेटा। RF वैल्यू का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इंक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्टिकुलर इंक डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एडजॉर्बेंट। ये होता है RF वैल्यू और ये डिपेंड करती है रेट ऑफ एडजॉर्बेंट पर। डिफरेंट इंक्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, अगला आ रहा है इंटरनल एनर्जी बाय चेंज ऑफ हीट। तो इंटरनल एनर्जी बाय चेंज ऑफ हीट, ये क्या पूछना चाह रहे हो बेटा अमर? सर इसको कैसे निकालते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ चेंज ऑफ हीट? डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, सिंपल। सर पूरी को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा था मैं आपसे, थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं डायरेक्ट है। फॉर्मूला है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला है डेल्टा U का, Q प्लस W। अब W कैसे निकालेंगे, W निकालेंगे हम किस इक्वेशन से, देखो डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। अब W के लिए कई फॉर्मूले बनते हैं, याद है ना, W का एक फॉर्मूला होता है -2.303 nRT log VF बाय VI, और एक वर्क डन का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये दो फॉर्मूले। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि वर्क डन कौन सा पूछा जा रहा है, रिवर्सिबल है या इररिवर्सिबल है। एक डाउट आया है एरोमेटाइजेशन, MARO एरोमेटाइजेशन रिएक्शन समझो क्या होती है। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में बेटा जैसे सिंपली हमने क्या लिया, एल्काइन ले लिया मान लो ये, और इसको रिएक्ट करवा दिया रेड हॉट आयरन के साथ, रेड हॉट आयरन के साथ, तो क्या बना देगा ये बना देगा बेटा बेंजीन। -3H2 भी यहीं कर दो, हीट कर दो। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, जहां कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा हो। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है बेटा ऐसा रिएक्शन, ऐसा कंपाउंड वो जो कार्बन से या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे या कार्बन की तरफ डोनेट करे। मान लो अगर कोई कार्बन से विड्रॉ कर रहा है तो हम उसको बोल देंगे -I, जो कार्बन को दे रहा है वो +I।
यस ईशांत बोलो बेटा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथेन, बड़े यार बड़ा सिंपल है ये तो जतिन, दोनों की sp3 होगी बेटा। कार्बोकटायन, कार्बोकटायन का मतलब होता है बेटा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, देखो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। देखो रिएक्शन क्या है ये, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, देखो सी सी यहां पर लगा दिया Cl, इसको रिएक्ट करवा दिया बेटा एल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होगा, यहां से Cl निकलेगा, यहां से H निकलेगा, तो इसको ये वाला जो कार्बन है ये वाला, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा हो गया, तो बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। तो यहां से बनता है डबल बॉन्ड, तो दिस इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब होता है बेटा ms, स्पिन क्वांटम ms, इसकी दो वैल्यू होती है बेटा ms की, ±1/2। जैसे इसका एक एग्जांपल देखो, मान लो n दे दिया 2, l दे दिया 1 और ms दे दिया हमें -½ तो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो कैसे निकालेंगे, ये कौन सी शेल हो गई 2p, और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6। तो आंसर आ जाएगा इसका 3। क्यों आएगा 3, अब पता लग गया, अरे 6 इलेक्ट्रॉन तो टोटल आएंगे, जिसमें से 3 जो है वो प्लस एक्सिस पे जाएंगे, 3 माइनस एक्सिस पे, तो हमसे वो माइनस एक्सिस वाला पूछ रहा है। Why alkynes is more acidic than alkenes, पूजा देखो ये बेटा सॉल्यूशन देखो इसका, ये हमारा एल्काइन है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मोर एसिडिक देन एल्कीन। ऐसा क्यों, बिकॉज इन एल्काइंस sp hybridization take place, sp hybridized, yes or no, सर whereas एल्कीन में क्या होगा, एल्कीन में क्या होगा sp2, तो हम क्या लिखेंगे, s करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा, याद रहेगी ये, शायद मैंने पहले के लिए मुझे याद है ये मैंने डिस्कस किया हुआ है शायद क्लास में, कि एस करेक्टर बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर में हमने डिस्कस किया था ये, ठीक है। साजिया, कोरे हाउस सिंथेसिस आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, लेकिन इसमें याद रखना कोरे हाउस सिंथेसिस अगर पूछ लिया जाए तो इसमें जनरली जो हम रिएजेंट डालते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस के अंदर, वो एल्काइल क्यूपरेट डालते हैं बेटा, लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट, LiCl की रिएक्शन चलती है इसमें, ठीक है, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एल्काइल क्यूपरेट की रिएक्शन, यानी सिंपल ये एल्केन्स के लिए होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सक्शन इस केस में बेटा हमारा BHC बनता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अहिल्या, P के 3 शेप बनते हैं बेटा, P की जो शेप होती है वो होती है डम्बेल, और D की होती है डबल डम्बेल। प्रियांशु, डी कार्बोक्सिलेशन देखो बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन, कोई है जो मुझे बताएगा क्या होती है डी कार्बोक्सिलेशन। Removal of hydrogen and halogen. नो बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एन एसिड ग्रुप, याद रखना ये सिर्फ एसिड ग्रुप पर ही लगती है, और इसको रिएक्ट करवाते हैं हम NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम NaCaO, तो यहां से ये जो CO2 ग्रुप है ये हट जाता है और बनता है RH। जैसे एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको, बताओ जरा ये क्या लिखा है मैंने, दिस इज प्रोपानोइक एसिड, इसको रिएक्ट करवा दो NaOH के साथ CaO की प्रेजेंस में, तो याद रखो ये वाला जो ग्रुप है ये CO2 ये बाहर उड़ जाता है बेटा, क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, तो ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। प्रियांशु,
सर सर अभी लेफ्ट हो गए, आ रहे हैं। प्रियांशु क्लियर है? चलो अगला 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 बेटा, स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन 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 और शेयर सर 1 मिनट स्क्रीन हट गई। हकल रूल में डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार करने की जरूरत नहीं है। हकल रूल, अच्छा एस सर, करेक्टर इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है एस ना? करेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। अच्छा ऊपर वाले मैसेज गायब हो गए क्या सारे अब? आप लेफ्ट हो गए, दोबारा आया हो ना इसलिए। अच्छा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड बेटा Ka से निकलता है ये, Ka, इसका फॉर्मूला याद रखना, Ka इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। अल्फा क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। वर्किंग ऑफ एन एसिडिक एंड बेसिक बफर, यार ये बफर का ना टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है बेटा जहां पर हम किसी भी इम्प्योर चीज को अलग कर सकते हैं। अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस तो बेटा 12th का पार्ट है, यहाँ कहां से पढ़ा दिया आपको? देखो अरेनियस इक्वेशन देखो, सर हमारे सिलेबस में नहीं है ये नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी अगर पूछ रहे हो तो देख लो, ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये होता है बेटा अरेनियस इक्वेशन। इसको हम चेंज करते हैं लॉग के फॉर्मूले में, तो ये बनती है log of k2 by k1 equals to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2, ये बनती है बेटा अरेनियस इक्वेशन कंप्लीट। हुन्स रूल, यार ये तो भाई बड़ा, अच्छा सेरजेफ रूल, सेरजेफ रूल कहता है बेटा, देखो सेरजेफ रूल क्या कहता है? सेरजेफ रूल कहता है मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, more alkylated alkene will be more stable, more alkylated alkene will be more stable, यानी कि C डबल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड C, बताओ A और B में कौन ज्यादा स्टेबल है? ए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके अल्काइल ग्रुप ज्यादा है। ये थी सेरजेफ रूल। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है बेटा जहां ऐसी रिएक्शन, जहां कोई साइक्लिक रिएक्शन फॉर्म हो रही हो। बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं बेटा कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, भाई 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 कहाँ चले गए यार? ये रहा क्रोमेटोग्राफी। प्रिंसिपल होता है बेटा डिफरेंट इंक्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? और बताओ क्या डाउट है? सर रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? यार ये जो डाउट है विशाल, CP माइनस CV इक्वल टू R, यही तो मेयर इक्वेशन है बेटा। सर जी अमर, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब होता है बेटा जब कोई सिंगल स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी नहीं बता पाता, तो उस केस में हम उसके फर्दर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। सर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता दो। देखो जैसे आओ उधर, जैसे मान लो ये कंपाउंड है अपने पास, अब इस कंपाउंड को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं कि ये पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट हो तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो देखो ये बन गया, तो इसके दो रेजोनेंस बन जाएंगे। अब मुझे इसका हाइब्रिड बनाना है अगर, तो मैं हाइब्रिड कैसे बनाऊंगा? पाई बॉन्ड इस पे भी आ रहा है डॉटेड और पाई बॉन्ड इस पे भी आ रहा है डॉटेड, ये इसका हाइब्रिड बन गया, ये होती है रेजोनेंस। ओके सर। हाँ शी का मतलब स्टैंडर्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। साजिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है बेटा कि ऐसे कंपाउंड जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक।
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब होता है अर्पित कि जहां पर अटैक होना है, अगर पाई बॉन्ड भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हुए हैं तो उसको बोलते हैं हम प्लस ई इफेक्ट, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड टेक प्लेस इन सच अ वे कि हमारा रिएजेंट भी वहीं आकर अटैक करे। सर ओजोनोलाइसिस बता दो। ओजोनोलाइसिस देखो भाई, आओ इधर, जैसे मान लो मुझे एक कंपाउंड दे दिया सी सी डबल बॉन्ड सी सी और यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड, इसकी ओजोनोलाइसिस करनी है। O3 से रिएक्ट कराओ, क्या बनेगा? पाई बॉन्ड को तोड़ दिया करो। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, पाई बॉन्ड को पहले अलग कर दो, ये रहा पाई बॉन्ड, देखो मैंने अलग कर दिया। अब इसके इर्द गिर्द लगा दो बेटा ऑक्सीजन एटम, ये लगा दिए मैंने इसके इर्द गिर्द ऑक्सीजन एटम। जिंक देके देखो, एक बॉन्ड ये तोड़ दो, एक बॉन्ड ये तोड़ दो, तो इधर से क्या निकल के आ रहा है? इथानल, और इधर से निकल के आएगा प्रोपानोन। तो ये होती है ओजोनोलाइसिस। अगला है सर इक्वेशन इन बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के लिए बेटा एक इक्वेशन थी आपको हेंडरसन वाली इक्वेशन, सॉरी पीएच की बेटा 3 इक्वेशन बनती है बफर के लिए, पीके ए वाली, पीके बी वाली। तीनों लिखूं या क्लियर है? बताओ। एक हेंडरसन वाली भी याद रखना, पीएच इक्वल्स टू पीके ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। अब मीना शी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, शी आपके सिलेबस में इतना डीपली नहीं है बेटा कि उसको इतना फोकस किया जाए। शी छोड़ सर दो हमारे मेरी सिलेबस सर हमारे सिलेबस में तो है नहीं ये। बिल्कुल। ली चैटलियर प्रिंसिपल अमोलिका मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूं बच्चे, आप ही का डाउट था शायद ली चैटलियर पहले। हाँ सर। सर सर- चेन आई चेन सर गेली आइसोमेरिज्म, ऐसे कंपाउंड जहां मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो लेकिन चेन अलग बन जाए तो उसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। सर पीसीसी क्या होती है? क्या बेटा? पीसीसी पीसीसी होता है बेटा प्रिनीडियम क्लोरोक्रोमेट। पीसी सर पेरेंट कार्बन चेन नहीं होती सर ये? नहीं, पीसीसी होता है प्रिनीडियम क्लोरोक्रोमेट। या फिर प्रिंसिपल कार्बन चेन? नहीं नहीं यार, पीसीसी रिएजेंट है बेटा। नहीं सर, जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं ना तब पीसीसी ढूंढते हैं सबसे पहले, इसलिए पूछ रहा था मैं। हमें सर ने बताया था इसके बारे में। अच्छा इसलिए यार आपसे देखो, वो डिफरेंट टीचर भाई डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो उसके बारे में मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ लेकिन पीसीसी का मतलब रिएजेंट होता है बेसिकली। इम्पोर्टेंट टॉपिक यार देखो, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या मैं बताऊं, मतलब सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है यहाँ, जितना भी आप लोगों ने पूछा है वो सारा इम्पोर्टेंट है। और आज की क्लास में जिसने अच्छे से पढ़ लिया होगा, जितना भी मैंने थोड़ा सा स्पीड फास्ट करके पढ़ाया है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपके स्कूल के पेपर में आप लोग 50 प्लस तो बहुत इजीली ले आओगे आउट ऑफ 70। इजान फ्रिडल क्राफ्ट यार कितनी बार यार, 2 बार तो मैं ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, देख लो एक बार फिर कर देते हैं। फ्रिडल क्राफ्ट कहाँ गया? फ्रिडल 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 कहाँ गया भाई? फ्रिडल कहाँ गया? फ्रिडल करा था ना हमने ऊपर डिस्कस, फ्रिडल क्राफ्ट। फ्रिडल क्राफ्ट नहीं किया हमने डिस्कस? सर किया था आपने। किया था। ये रहा मुंह से- फ्रिडल क्राफ्ट, मिल गया यार, मिल गया। फिर ये रहा इजान फ्रिडल क्राफ्ट। बेटा 2 होती है, एक एल्काइलेशन एक एसाइलेशन। ठीक है, और बताओ क्या डाउट है भाई इसमें? सर एरोमेसिटी। एरोमेटिसिटी के लिए किसी भी रिएक्शन को हम एरोमेटिक जब मानते हैं बेटा जब वो 4 चीजें फॉलो करता है। देखो एरोमेटिक बताने के लिए किसी भी कंपाउंड को आप एरोमेटिक जब कहोगे जब वो ये 4 चीजें फॉलो करे। पहला साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए सारे एलिमेंट, तीसरा हकल रूल फॉलो करे, चौथा उसके अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ये 4 चीज हो तब वो कोई कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। जैसे आओ इधर देखो जरा एक एग्जांपल, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? पहली सर कंडीशन फॉलो।
दूसरी, क्या सारे कार्बन sp2 है? यस सर, सारे sp2 हैं। लेकिन तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, हेंस दिस इज नॉट कंसीडर्ड एज अ एरोमेटिक कंपाउंड। और देखो, आ जाओ इधर, सारे कार्बन sp2 है? यस सर। sp साइक्लिक है? यस। हकल रूल फॉलो हो रहा है? यस। कॉन्जुगेशन है? पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, हर तरफ से कॉन्जुगेशन आ रही है, तो हेंस दिस इज एरोमेटिक। सक्षम क्लियर है? सर अराइन्स क्या होते हैं? क्या बेटा? सर अराइन्स। अराइज, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। बेटा डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, इसलिए वो फ्लोट करती है। और ये वाला टॉपिक मैंने आइस फ्लोट्स वाला ना एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर में भी बताया था, याद है आपको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस जब हम पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेशन नंबर आइस वाला बताया था, 4 होता है, नॉर्मल में 2 होता है। इथीन रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ तो बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथानल बना देगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर अहिल्या ये ड्रॉ किया हुआ बेटा, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। ये रहा ऊपर रेजोनेंस। फिर बेंजीन रिएक्ट करेगा क्लोरीन से जब सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? क्या बेटा? सर बेंजीन रिएक्ट करेगा क्लोरीन में, क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में जी सर, तो क्या बनेगा? बेंजीन को Cl2 डाल दो तो BHC बना दो बेटा इसमें, तो आप सिंपल BHC, BHC। सनलाइट की प्रेजेंस में सर? जी हाँ, मतलब सनलाइट BHC बनेगा बेटा वो। बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है यहाँ पर। सर फॉर्मूला उसका? अरे यार, साइक्लोहेक्सेन 6 क्लोरीन लगा दो उसके ऊपर, साइक्लोहेक्सेन बना के 6 क्लोरीन लगा दो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं बेटा उसको। साइक्लोहेक्सेन बनाओ और ऊपर उसके क्या लगा दो, हर एक कार्बन पे एक एक क्लोरीन लगा दो। ओके सर। यस सर। यस चलो, श्रुति कह रही है सर अरीन्स क्या होते हैं? अरीन का मतलब बेटा एरोमेटिक कंपाउंड। बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है बेटा जिसकी पीएच नहीं बदलती, चाहे तो उसके अंदर एसिड डाल दो, चाहे उसके अंदर बेस डाल दो। NH2 का कॉन्जुगेट एसिड बताना है ना, हाँ तो कॉन्जुगेट एसिड बताने के लिए क्या कर दो, बफर सॉल्यूशन का। H प्लस बाहर निकाल दो तो NH क्या हो जाएगा, N3 नेगेटिव हो जाएगा बेटा। ये N3 नेगेटिव। साजिया, राहुल कुछ सर कह रहे हो? कैसे? बेटा एसिड क्या होते हैं जो H प्लस रिलीज कर दें, एसिड क्या होते हैं जो H प्लस रिलीज कर दें। हाँ मीना, इटार्ड रिएक्शन अभी नहीं आएगी, 12th में आएगी बेटा। सर एक एग्जांपल बता दो बफर सॉल्यूशन का। बफर सोल्यूशन का एग्जांपल बेटा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, जैसे CH3COONA, इसको डाल दो किसके अंदर, CH3COOH के अंदर, तो ये बफर हो गया आपका। या अगर डेली लाइफ का एग्जांपल लेना है तो ब्लड ले लो, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है बेटा, आपने 10th में एक रिएक्शन पढ़ी है वनस्पति ऑयल से घी वाली? यस सर। नहीं सर, वो तो हट गई। हाँ वो 10th में ही थी ना वो, जहां पे हम एल्कीन Yes, से sir. एल्केन बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को श्रुति बोलते हैं कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन बेटा। और बताओ भाई क्या डाउट है? नहीं सर, अब तो हो गया, आपने करवा दे क्लियर। भाई आज की क्लास बहुत बहुत तेज चली है वैसे, है ना? और सर अब समझ में भी आया कितनी तेज चली ऊपर। हाँ नहीं, यस बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच यार, ये तो भाई मतलब ठीक है, बढ़िया मजा है नहीं? सर एक मिनट थर्मोडायनेमिक्स पर लगा रख देना। ठीक है, एक बार थर्मोडायनेमिक्स पे रख देंगे। आकाश, आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? आकाश। यस सर। पूजा। पूजा, पूजा Yes, डिग्री ऑफ फ्रीडम, बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम तो टोटली एडवांस में जाएगा, अभी अभी रहने दो इसको। ओके सर। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उसमें है, Physics. IUPAC उस आइटम में। अरे नहीं यार, डिग्री ऑफ फ्रीडम भाई थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, CPCB में आएगा। हाँ सर सॉरी, भूल गया मैं थर्मोडायनेमिक्स। हाउ टू फाइंड, अरे रुक जाओ यार, आकर्ष कुमार का एक डाउट है, हाउ टू फाइंड कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड बताना हो तो H प्लस रिलीज करवा दो,
बेस बताना हो तो गेन करवा दो, खत्म बात। सर ये फिजिक्स में है सर, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने श्रुति वुड्स फिटिंग बेटा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये वुड्स फिटिंग, ये वुड्स फिटिंग। चलो तो आज की क्लास को यहीं तक रखें। यस सर। यस सर। चलो मजा आया सबको, ये बताओ पहले। यस सर। यस सर। चलो डाउट कुछ रह तो नहीं गया? जो भी रह गया होगा उसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। सर ग्रुप पे डाल देंगे जो बच्चों का भी रहा होगा। हाँ ऐसा कर लेते हैं, ग्रुप पे डाल देंगे। चलो वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि मैंने शायद कोई डाउट छोड़ा होगा, क्योंकि मोस्टली बच्चों के यहाँ बेटा मैंने क्वेश्चंस ले लिए होंगे, लेकिन कोई भी ऐसा है कि सर आपने मेरे क्वेश्चंस नहीं लिए, शायद मुझे लग रहा है ऐसा नहीं होगा कोई भी बच्चा, क्योंकि मैंने कोशिश की है, मैंने मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के डाउट को यहाँ पे क्लियर करने के लिए कोशिश की है मैंने। चलो फिर भी अगर कोई बच्चा रह गया हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अदरवाइज थैंक यू सो मच एवरीवन, मजा आया क्लास लेने में भी। चलो so thank you guys you, for sir. attending the Thank you, session. sir. All the very best you. for the exam. Your Bye, day. sir. Enjoy. Bye beta. Thank you, Bye. sir. Take care everyone. Good night. Good night, sir. Good night beta.